मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल हमारी हिंदी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अब तक स्वर वर्ण तक पढ़ चुके हैं। स्वर वर्ण को जितने भी डिटेल में मैं बता सकती थी, मैं उतने डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपको स्वर वर्ण पे किसी तरह का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्वर वर्ण से आगे अयोगवाह और व्यंजन को पढ़ेंगे। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो अ का योग से बनते हैं पर व्यंजन का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। मतलब इनमें अ होता है पर ये स्वर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्वर स्वतः होता है, लेकिन इसमें अ के साथ कोई और वर्ण का उच्चारण भी आता है, जैसे अंग और अह। अंग में न का उच्चारण आ रहा है और अह में अ के साथ ह का उच्चारण आ रहा है, इसलिए ये अंग और अह स्वर की गिनती में हम नहीं रह सकते। इसलिए इसे हम स्वर और व्यंजन के बीच की सेतु कहते हैं। अंग को हम लोग अनुस्वार और अह को हम लोग विसर्ग के रूप में जानते हैं। अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क के उच्चारण में अ भी आ रहा है और ख के उच्चारण में भी अ आ रहा है। इस तरह जितने भी व्यंजन हैं सब किसी न किसी स्वर वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब हम लोग व्यंजनों की संख्या के बारे में जानेंगे। व्यंजन की कुल संख्या 39 है, 39। अगर हम लोग परंपरागत व्यंजन की बात करें तो उसकी संख्या 33 है, 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, 4। और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है, मतलब 2। अब हम इन सब व्यंजनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हम लोग क से प वर्ग तक के व्यंजनों की बात करें तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होना है टच होना, मतलब थोड़ा सा स्पर्श में छूना। ठीक, इन वर्णों के उच्चारण में मुंह के अंदर जो जीभ है हम लोगों की, वह कहीं ना कहीं ज़रूर स्पर्श करती है, मतलब किसी न किसी जगह ज़रूर टच करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और अगर हम वर्ग की बात करें तो क, च, ट, त ये सारे एक तरह के वर्ग हैं। इन्हें वर्ग में क्यों विभाजित किया गया है? क्योंकि इनका उच्चारण का स्थान, मुंह के अंदर उच्चारण का स्थान अलग अलग है, इसलिए इन्हें हम अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। अगर क वर्ग की बात की जाए तो क वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं, क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और ये पांचों वर्णों का उच्चारण हम लोग अपने कंठ से कहते हैं। कंठ मतलब गला, गला से हम लोग इन पांचों वर्णों का उच्चारण करते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। उसी तरह च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। तालु मतलब जीभ से ऊपर का भाग को हम लोग तालु कहते हैं। अगर आपको अच्छे से इन चीज़ों को समझना है तो आप उच्चारण कर भी देख सकते हैं। जैसे क, देखिए क बोल रहे हैं तो आवाज़ कंठ से निकल रही है, सीधे आवाज़ कंठ से निकल रही है। उसी प्रकार अगर मैं च की बात करूं तो च में हमारा जो जीभ है वो ऊपर तालु को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु हुआ। और अगर हम ट वर्ग की बात करें तो जैसे ही हम लोग ट बोलते हैं तो हमारा जीभ का ऊपर जो सामने का जो कोना है वो क्या करता है, वो मुड़ जाता है, मुड़ कर जाके तालु में जाकर स्पर्श करता है, इसीलिए इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। ठीक, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ। उसी तरह
त वर्ग की बात करें तो त वर्ग का उच्चारण हम लोग दांत से करते हैं। देखिए उच्चारण करके त, जीभ जो है वो दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान त हुआ। उसी प्रकार अगर हम प वर्ग की बात करें तो प वर्ग के जितने भी पांचों वर्ण हैं उनके उच्चारण हम लोग ओठ से करते हैं। उच्चारण करके देखिए प। स्पर्श व्यंजन के बाद अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। य, र, ल, व इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ क्या होता है? अंतस्थ मतलब होता है हमारे, जब हम लोग इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुंह के अंदर कहीं भी अच्छे से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आता है उष्ण या संघर्षी व्यंजन। ये क्या होता है? जैसे तलाबी श, दंत श और स, ह, इन चारों वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी मुंह से जो वायु निकलती है उनमें क्या होता है, वे बहुत ही संघर्ष करने के बाद मुंह से निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जो ये वायु निकलती है संघर्ष के बाद तो उससे बहुत ही ज़्यादा उष्मा निकलती है। आप उच्चारण भी करके देखिए श, तो क्या हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? कक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। इन चारों वर्णों में दो व्यंजन और एक स्वर जुड़कर बने हैं। जैसे अगर मैं कक्षा की बात करूं तो यह प और मूर्धन स यहाँ पूरा है, इसलिए ये अ को लिए हुए हैं के मेल से बना है। अगर मैं त्र की बात करूं तो यहाँ त आधा है और र पूरा है। पूरा मतलब अ को लिए हुए, इस प्रकार त्र बनता है। अगर ज्ञ की बात की जाए तो यह ज आधा है और यह पूरा है, से ज्ञ बनता है। अगर श्र की बात की जाए तो इसमें तलाब श आधा है और र पूरा है, इस तरह श्र बनता है। इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनमें दो व्यंजन और एक स्वर होते हैं। इसके बाद आता है ड और ढ। इन्हें हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इन्हें हम लोग द्विगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ण शब्द के पहले वर्ण को छोड़कर अन्य कहीं पर भी प्रयोग होते हैं तो इनके नीचे बिंदी लगा दी जाती है, मतलब इनके दो गुण हैं। अगर इन वर्णों से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है, और अगर ये वर्ण शब्द के बीच में आते हैं तो इनके नीचे बिंदी लग जाती है। जैसे अगर मैं डमरू की बात करूं तो आप ड में बिंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सड़क की बात करें तो ड के नीचे बिंदी होता है। उसी तरह ढ की बात करें तो अगर हम ढोल लिखें तो ढोल में के ढ में बिंदी नहीं होती है, मगर अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में ढ में का जो वर्ण है उसके नीचे हम लोग बिंदी लगाते हैं। इन्हीं इसी दो गुण के कारण इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। मैं आगे इसे और भी अच्छे से समझाऊंगी। आज बस यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस सफ़र को जारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं कल फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगी एक नए विषय पर, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।